मेरे ऑडियंस, मेरे भगवान, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि जल्दी ही आप लोगों के लिए हम नरेशन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम नरेशन का अध्ययन आपको कराते हैं। नरेशन है क्या, नरेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी जो तथ्य हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, नरेशन। नरेशन का मीन्स होता है कथन। कथन क्या होता है? किसी वक्ता की कही गई बात को दो ढंगों में व्यक्त कर देना ही नरेशन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति वहां पर देखा तो यह प्रत्यक्ष हो गया कि उसने वो देखा। अगर उसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहेगा तो वो अपने ढंग में कहेगा, वो प्रत्यक्ष नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। तो जो देखा है वो प्रत्यक्ष है, उसी को कहेंगे हम डायरेक्ट। और जो उसने देख करके दूसरों को बताने का प्रयास कर रहा है अपने भाषा में, वो है आपका इनडायरेक्ट। तो आज हम इसी विषय पर अध्ययन करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन है क्या और इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। परीक्षा में आपको डायरेक्ट नरेशन दिया जाता है और बनाने को होता है उसको इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष कथन को आपको चेंज करना होता है अप्रत्यक्ष कथन में। तो कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, एक एक बारीकी को समझिए। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही टफ भी है, समझेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए नरेशन जो होता है, नरेशन का मीन्स होता है कथन। और यह नरेशन दो प्रकार का होगा। एक को हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट नरेशन का मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन ये हो गया आपका, इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। ठीक, अभी हमने बताया कि जो सामने घटना हो रही है, आप देख रहे हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन इसी घटना को अगर आप किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो आप अपने ढंग में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन वह कथन है जब किसी वक्ता की कही गई बात को अगर ज्यों का त्यों लिख दे या कह दे, उसमें कोई परिवर्तन न करे, तो वो होता है आपका प्रत्यक्ष कथन। और ये क्या है? जब किसी वक्ता की कही गई बात को यदि हम अपने ढंग में कह दें या उसमें बदलाव कर दें, चेंज कर दें, तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर से देखिए, किसी वक्ता की कही गई बात को अगर यहाँ पर हम लिख दें, इसका होगा, आप नोट करते चलो, किसी वक्ता, वक्ता का मतलब स्पीकर हो गया, किसी वक्ता की कही गई बात को यदि हम उसी की भाषा में कह दें या ज्यों का त्यों लिख दें, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, जैसे हम कहें
कि मोहन ने कहा कि राम चोर है, आप भी कह दीजिए कि मोहन ने कहा कि राम चोर है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो यह जो होगा आपका वह क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन मीन्स प्रत्यक्ष कथन। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसे था आपने वैसे ही कह दिया या लिख दिया। ठीक। अब इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट में क्या होगा इसमें देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। किसी वक्ता की कही गई बात को यदि हम अपने भाषा में कह दें या उसमें कुछ बदलाव कर दें, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, किसी वक्ता की कही गई बात को यदि हम अपनी भाषा में कह दें, कुछ बदलाव कर दें, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यानी किसी वक्ता की कही गई बात को यदि हम उसमें बदलाव कर दें, अपने ढंग से कुछ कह दें, तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमें परीक्षाओं में क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन दिया जाता है और बनाना होता है कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। अब उस एक स्पीच में अगर डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो एक स्पीच में आपका सब्जेक्ट होगा जिसको स्पीकर कहेंगे, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जो इनवर्टेड कामा होगा, इनवर्टेड कामा में पूरा एक टेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनवर्टेड कामा के जो टेंस होते हैं उन टेंसों को नियमों के अनुसार क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। जब उसको हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है उसका अर्थ जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं हिस्टोरिकल ट्रूथ जो होते हैं, जो सदा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये चीज आपको हम विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, इसके अब आगे चलते हैं कि किसे हम स्पीकर बोलते हैं, किसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, किसको हम इनवर्टेड कामा बोलेंगे। ये सारी चीजों को हम यहाँ आपको सबमिट कर कर बताते हैं। ठीक है। अब इसको हम इरेज करेंगे, आप चाहें तो इसको आप नोट बना सकते हैं। ये पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा। क्रम से आपको चलेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। विश्वास करिए, आपको YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 आपको एक बेहतर कॉन्टेक्ट वीडियो देगा, जिससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज जो है 100% बेहतर हो जाएगी। फॉलो करें इंडिया अकेडमी 0.2 को। अब आप देखिए, एक हम डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, इसके बाद उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं उसको यहाँ समझेंगे, और एक एक विधियों को हम क्या करेंगे यहाँ से आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर जैसे हम लिख दें, जैसे राम said to me, in order comma, I am reading English। ये आपका एक सेंटेंस है और यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच में हम ये देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, कौन इसमें ऑब्जेक्ट होता है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में
इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और इसी सब्जेक्ट को कहा जाता है रिपोर्टर। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टर बोलते हैं। ये हमारा रिपोर्टर है और यह होता है क्या आपका सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद आपको कभी से आएगा, कभी से जाएगा, कभी सैड आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब है से मीन्स कहना, से का यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, से का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सैड होता है। इसी को बोलते हैं आर भी, यानी इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, यू आ जाए, अस आ जाए, या किसी का नाम भी आ सकता है, जैसे मोहन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाए कि राम सेड टू मोहन। तो यहाँ जो भी रहेगा इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक, देख लीजिए फिर से, ये है आपका सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है रिपोर्टर। उसके जस्ट बाद आएगा आपको क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। कभी यहाँ पर से रहेगा, कभी सैड रहेगा, कभी विल सेल। ठीक है, कभी विल से रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये तो इधर का हो गया। अब जब इनोटेड कामा के अंदर चलते हैं तो इनोटेड कामा के अंदर पूरा एक टेंस आपको मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग आ भी सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका है रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोला जाता है, पूरी वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरे रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। ये जो कामा है इसको बोलते हैं हम इनवर्टेड कामा, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड कामा। इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आप देख रहे हैं कि एक पूरा वाक्य दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है आई एम रीडिंग इंग्लिश, मीन्स मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो ये आप देखिए क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि नोटेड कामा के अंदर जो है पूरा एक टेंस दिया हुआ है और क्या करते हैं, इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसी टेंस को क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। नियमानुसार क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। और जब इसको चेंज कर देते हैं तो इसका अर्थ जो है बदल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डायरेक्ट हुआ और वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। जैसे अगर इसको हम इनडायरेक्ट इसको बनाए हम, तो देखो अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे राम, नियम है कि साइड टू को बदलते हैं किसमें? टोल्ड में। ये हो गया मी, कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है आई। अब आई को देखते हैं कि कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। और अभी हम आपको बताएंगे एक फार्मूला SON, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही जो है आपका बिल्कुल ऋण है, यही आपको चेंज करने को मिलता है। सन हो गया सन बटा के 123। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे बहुत विधिवत से, क्योंकि यही जो है आपको पूरा नरेशन ही खत्म करेगा। तो फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है आपका? राम है। अगर आई चला गया राम के पास,
अब आई से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, आई से कोई मतलब नहीं रहा है। अब इस राम का हमें लिखना है प्रोनाउन। राम का क्या लिखना है? प्रोनाउन लिखना है। तो हम जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे आपको बताया हमने कि एक वचन कोई भी हो, अगर वो मेल है, एक वचन मेल है तो उसका प्रोनाउन ही होता है। अगर एक वचन फीमेल है जैसे सीता, गीता, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। तो चूंकि यहाँ पर राम जो है आपका एक वचन सिंगुलर नंबर मेल है, तो उसके लिए क्या रख देंगे आप? इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। अब नियम यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए या इज एम आ रहा है तो उसको चेंज कर देते हैं वाज वेयर में। जो समीपता होती है उसको हम दूरी में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ क्या लग जाता है? ही के साथ लग जाता है आपका वाज। अब जो होगा सेम इसको क्या करेंगे? उतार देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगता है और ये हो जाएगा आपका इंग्लिश, फुल स्टॉप। ठीक, अब इसका अर्थ हम निकालेंगे। राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। और यहाँ पर क्या है कि पढ़ रहा है, और यहाँ पर है कि पढ़ रहा था। आप देख लो कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था है, और यहाँ पर हो गया वो था। ठीक है, तो ये हाउ कैसे हुआ, इसी चीज को हमें क्या करना है? आपको पढ़ाना है कि आखिर ये कैसे बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमने शॉर्ट आपको बताया। इसी चीज को हम पढ़ेंगे। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में अलग रूल होगा और डबल इंट्रोगेटिव में अलग रूल आएगा। और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया, सारे जितने भी टेंस है सब में जो आपके सेंटेंस है, जो सेंटेंस है, सारे सेंटेंस में जो है अलग अलग नियमों का प्रावधान है। ठीक है, तो इसी तरह से बनाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आगे हम एक एक नियमों को हम समझते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद आगे नियम आपको बताते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिए, अभी हम आपको बताया था SON, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको जिसने समझ लिया पूरा नरेशन उसको समझ में आ गया, क्योंकि यही चीज आपको चेंज करनी होती है। ठीक है, देखिए S का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट, और ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका फर्स्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अब आप देख लीजिए फर्स्ट पर्सन में आते क्या है। अब फर्स्ट पर्सन में आएंगे आपका आई, वी, मी, अस, आवर, इसके बाद होगा आपका माई। अब ये जो आपके हैं ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ठीक, और ये जो इन्वर्टेड कामा में होंगे इसमें से कोई भी एक आएगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? देखो सेकेंड पर्सन में आएगा यू और योर, इसको कहेंगे हम सेकेंड पर्सन। अगर ये नोटेड कामा में कहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। ये आएगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, और ये आएगा तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अब हो गया आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है? देखो थर्ड पर्सन में जैसे किसी का नाम आ गया, ठीक, ये आपका थर्ड पर्सन है। ही आ गया, सी आ गया, इट, यानी कि इट मीन्स सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इनको छोड़ करके बाकी जो भी चीजें आएंगी वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगी, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यदि नोटेड कामा के अंदर आई आ जाएगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा,
मी आ जाएगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, वी आएगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, माई आएगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा। ये जो फर्स्ट पर्सन है, कहीं पर भी वाक्य में जो इनोटेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो वो सब्जेक्ट के पास जाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। और अगर सेकेंड पर्सन में यू हो, योर है, अगर ये इनोटेड कामा में आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। वहां पर जैसे हमने बताया था ऑब्जेक्ट मी है, हिम है, राम है, मोहन है, कुछ भी आ सकता है, तो उसके अनुसार चेंज हो जाएंगे। अगर वहीं पर थर्ड पर्सन अगर आ जाता है, थर्ड पर्सन में किसी का नाम आ जाए, ही सी इट आ जाए, ठीक है, यानी ये चीज कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इनको दोनों को छोड़ करके बाकी कुछ भी आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। वो ज्यों का त्यों वहीं पर क्या किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई, वी, मी, अस, अवर, माई, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू, योर, तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। थर्ड पर्सन में आ जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। ये आपका है, इसको हम कह सकते हैं चेंज। चेंज इनटू प्रोनाउंस, यानी कि कैसे हम प्रोनाउंस में चेंज करते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। अब अगला चीज होता है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। कब हम सेज लगाएंगे तो सेज को टेल्स में बदलेंगे, कब हम सैड लगाएंगे, ठीक है। अब ये चीजें को आपको हम बताते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला आपका है इम्पोर्टेंट, वो है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज किया जाता है। नंबर 1 पहला देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से आ जाए, सेज आ जाए या आपका सैड आ जाए, ठीक, यही आपको मिलेंगे। तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा, ठीक है। कभी इनके साथ सहायक क्रिया भी आ सकती है। तो से, सेज, सैड, ठीक है, को क्रमशः टेल, ये हो जाएगा आपका टेल्स, तथा सैड को बदल देते हैं टोल्ड में। टोल्ड में बदल देते हैं कब? जब कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे राम से टू मी, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी हम से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सैड को टोल्ड में बदलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो ये चेंजिंग नहीं होगी, से को से में ही रह जाएगा, सेज का सेज ही रह जाएगा और सैड का सैड ही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लिख दें, आई से यू आर ए बॉय। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ केवल दे दिया है रिपोर्टिंग वर्ब से, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ हम से को टेल में नहीं बदलेंगे, यहाँ आई हो जाएगा और से का क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। यहीं पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते ही सेज, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? सेज हो जाता। अगर यहाँ पर हम सैड लिख दें
और कोई ऑब्जेक्ट न दे तो सैड को क्या हो जाएगा, सैड को सैड ही हो जाएगा। यहाँ पर ही लिख देंगे, इसके बाद सैड दैट लगा करके इसके बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो कब बदलेगा, जब ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे यहीं पर हम लिख दें ही सेज टू मी। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट हो गया आपका मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तब यहाँ पर सेज टू को किस में बदल देंगे, हम टेंस में बदल देंगे, ठीक। यानी कि जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये चेंजिंग होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका। आई रिपीट अगेन, फिर से आपको बता देता हूं। SON सन बटा के 123। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब कि नो चेंज। सब्जेक्ट 1 2 3, नीचे 1 हो गया, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जितने होंगे आई, वी, मी, माई, अस, ये जो होंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सेकेंड पर्सन यानी ओ के नीचे 2 हमने बताया, वो हो गया आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आएगा आपका यू, योर आ जाएगा। अगर इसमें यू या योर में से कोई भी एक आता है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तीसरा हमने बताया एन के नीचे 3 हमने रखा, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। और इंस्टेड ऑफ दिस यानी कि फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन को छोड़ करके जो भी आएंगे वो थर्ड पर्सन में आएंगे, और जब थर्ड पर्सन में आएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसको जेम कहते हो, क्या करेंगे, रख देते हैं, उसके प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो मेन नरेशन की रीढ़ है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको 2 बार पढ़ लीजिए, ताकि जब आगे अगर आप पढ़ाएंगे आपको पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको बताना ना पड़े कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ठीक है। क्योंकि बार बार वो चीज लिखी नहीं जाएगी, केवल हम कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब हो गया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक ले इसको आप नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। अब पार्ट 2 में मिलेंगे तो आपको हम कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जो आपके नजदीक होता है उसको दूर में चेंज किया जाता है, ठीक है। समीपता को दूरस्था में क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। जैसे टुडे को दैट डे में, ठीक है, टुमारो को नेक्स्ट डे में, स्टरडे को प्रीवियस डे में, दिस को दैट में, दिस को दोज में। तो ये चीजें जो है आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक ले देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2, और एक लाइक जरूर करें। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतर आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।